डीपीपी दे रखा है शायद मैंने ना, डीपीपी नंबर B3। लिखो आंसर लिखो। B3 में फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का आंसर ABC, सेकंड का आंसर ABC, थर्ड का आंसर C&D, थर्ड का आंसर C&D, फोर का आंसर BCD, फोर का आंसर BCD, फाइव का दे रखा है, सिक्स का भी शायद दे रखा है, सेवन का बाकी प्रूव करना है, बाकी दे रखा है ना। फर्स्ट पर आ गए अपन, तो फर्स्ट में को डाउट हो, फर्स्ट में तो सिंप्लीफाई करते गए अपन, तो साथ में लास्ट में जो है वो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बच गया बस, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और सिंस एक्स 0 से π/4 में, तो जब एक्स 0 से 1 में होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स लिख सकते हैं ना। तो साइन इनवर्स एक्स आ गया, मतलब साइन एक्स आ गया, साइन एक्स का हमें इनवर्स निकालना है, तो बेसिकली वो साइन इनवर्स एक्स हो गया, क्योंकि एक्स 0 से π/4 में, और साइन इनवर्स एक्स को फिर हमने π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया। तो ए और सी ऑप्शन तो सेम है, क्योंकि एक्स 0 से π/4 में। सेकंड में को डाउट हो, सेकंड में वही हमें पहले ए निकाल लो फिर बी निकाल लो, और सी में जो है वो ए और बी की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि हालांकि हो सकता है सी में थोड़ा डाउट हो, वो थोड़ा क्लियरिटी से कम लिखा हुआ है, लेकिन अंडरस्टूड है कि वही निकालना है अपने को, बी ऑब्लिक। अब बी ऑब्लिक का मतलब बी तो ऊपर हो गया, अब जो भी नीचे है वो नीचे लिखा हुआ है, तो ठीक है वैसा लिखा जा सकता था क्लियरली, ज्यादा क्लियरली वो ऐसा लिखा जा सकता था। ये शायद ब्रैकेट मिस हो रहा है उसमें, ये ब्रैकेट नहीं है उसमें ना, तो कई बार हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन वो क्लियरिटी यदि ऑब्लिक है तो बी के ऊपर जो है वो तो ऊपर है, बाकी ऑब्लिक के नीचे जो है वो सब नीचे एक साथ है हमारे पास। थर्ड में को डाउट हो, थर्ड में को डाउट, थर्ड के बाद फोर्थ में को डाउट हो, फोर्थ में को डाउट, तो तीनों के डी जोड़ दो उसमें ना। इसमें लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ एबीसी, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एबीसी का मतलब हम एबीसी की जगह कुछ भी रख दें, कम से कम एक इक्वेशन के रूट रियल आने चाहिए, एबीसी की जगह कुछ भी रख दो आप चाहे। इंडिपेंडेंट ऑफ एबीसी का मतलब एबीसी चेंज करने से फर्क नहीं पड़े, हमें ऐसा एम निकालना है ना। तो उसके लिए हमने पहले वाली क्वालिटी का डी निकाला, तो फर्स्ट वाली क्वालिटी का डी आ गया B² माइनस 4AC इंटू एम। सेकेंड वाली क्वालिटी का डी निकालेंगे तो आ जाएगा D2 इजिकल टू B², B² का मतलब ये हो गया, और m इंटू 4AB आ जाएगा शायद। और थर्ड वाले का अगर हम डी निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू A² माइनस m इंटू 4BC आ जाएगा। हाँ, सारे नंबर पॉजिटिव है, मतलब सारे नंबर रियल है इसका मतलब। तब हमें क्या है वो ये निकालना है कि m की वैल्यू को, m की रेंज निकालनी है कि कम से कम एक के रूट रियल आ जाए। तो हमने इन तीनों को जोड़ दिया एक्चुअली, इन तीनों को ऐड करने से क्या आएगा D1 प्लस D2 प्लस D3 आ जाएगा, और ऐड करने के बाद ये आ गया सिग्मा A² माइनस 4m को मैंने अलग कर दिया, एंड दैट इज सिग्मा AB। ये मैंने ऐसे निकाल लिया, सिग्मा AB का मतलब ABBCC हो गया वो। अब हम ये जानते हैं कि भाई अगर ये पूरा एक्सप्रेशन, अगर ये पूरा एक्सप्रेशन को नॉन नेगेटिव कर दें हम, यानी हम m की वो वैल्यू निकाल लें कि जिसको यहां रखने पर ये हमेशा नॉन नेगेटिव आ जाए, D1 प्लस D2 प्लस D3, ये नॉन नेगेटिव आ जाए। तो अगर ये एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव आएगा, इसका मतलब मैं m की वो वैल्यू निकालूंगा कि जिसको रख दूं, फिर ABC को कुछ भी रख दो आप, ये नॉन नेगेटिव आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये नॉन नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये है कि ये तीनों एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते, ये तीनों एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते, और तीनों अगर एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते तो फिर कम से कम किसी एक का डी 0 या 0 से बड़ा होगा, यानी ऐसा कर देने से ये और ये तीनों एक साथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, और तीनों एक साथ नेगेटिव हो जाते तभी किसी भी एक इक्वेशन का रूट रियल नहीं आता। तो बस हमें ये निकालना है ना कि m की वो वैल्यू निकालनी, लीस्ट वैल्यू m, कि जिसके जो लिए है ये 0 या 0 से बड़ा आ जाए, फॉर एवरी वैल्यू ABC बिलोंग्स टू R। ABC को कुछ भी रख दो, मतलब आप ये 0 या 0 से बड़ा आ जाना चाहिए। मतलब इनको क्या करें, ये हमारे पास ही सही D1 प्लस D2 प्लस D3। अब इसमें हम ये जानते हैं कि अगर ABC रियल नंबर है तो सिग्मा A² माइनस सिग्मा AB क्या होता है, सिग्मा A² माइनस सिग्मा AB इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ऐसा होता है ना, ये हम जानते हैं 11th क्लास में पढ़ते हैं,
कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हमारे पास जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा होता है। बस इसको ऐसे लिख लिया हमने, और इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा ए स्क्वायर और अपॉन सिग्मा ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि सिग्मा ए बी से डिवाइड कर सकते हैं हम, क्योंकि सिग्मा ए बी में ए बी सी सब क्या है, पॉजिटिव है हमारे पास, है ना। बस इसको हमने ऐसे लिख लिया है ना, या हम जानते हैं मतलब ये एक्सप्रेशन 1 के बराबर आएगा या 1 से बड़ा आएगा अगर एबीसी रियल नंबर है तो मैंने यहां से क्या करा, सिग्मा ए बी कॉमन ले लिया, तो सिग्मा ए बी कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए बी माइनस का 4m बन जाएगा। अब सिग्मा ए बी ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि एबीसी पॉजिटिव है, और हम चाहते हैं कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है ये भी 0 से बड़ा आ जाए, तो इसकी वैल्यू कम से कम क्या है, 1 है ना, 1 से कम कभी नहीं हो सकता, तो इसको या तो 1 के बराबर कर दो या 1 से कम कर दो, इसको 1 के बराबर या 1 से कम, क्योंकि ये 1 से कम कभी नहीं आ सकता, और इसको भी अगर 1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 1 से कम कर देंगे तो फिर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं 4m को लेस देन इक्वल टू 1 कर दूं, अगर ऐसा कर दिया जाए तो एबीसी की कोई भी रियल वैल्यू रख दो आप, ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 से बड़ा आएगा, और अगर ये 0 से बड़ा आ गया तो फिर कम से कम एक इक्वेशन के रूट रियल आएंगे। इंडिपेंडेंट एबीसी बोल रहे हैं, हो सकता है ऐसा कोई एबीसी आए, हो सकता है ऐसा कोई एबीसी पॉसिबल हो जिसमें ये नेगेटिव हो जाए, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो, ऐसा हो सकता है कि एबीसी की कोई वैल्यू पॉसिबल हो जब ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाए, उसमें ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, लेकिन ये क्या हो जाए, पॉजिटिव, लेकिन वो पर्टिकुलर एबीसी होगा, वो कोई पर्टिकुलर एबीसी होगा, वो बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एबीसी। हम एबीसी की जगह कुछ भी रखें, कम से कम एक इक्वेशन के रूट रियल आने चाहिए, वो ये बोल रहे हैं ना। तो ऐसा कर देने के बाद, यानी एम को ऐसा कर देने के बाद आप एबीसी की जगह कुछ भी लिखो आप, ये एक्सप्रेशन हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, तो कम से कम एक इक्वेशन के रूट हमेशा रियल आएंगे, वो एबीसी पे डिपेंड, हमने जो वैल्यू निकाली इससे वो एबीसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट 5 में को डाउट हो, 6 में को डाउट हो, 6 में को डाउट हो, 6 के बाद नेक्स्ट 7 में को डाउट हो, 7 में को डाउट, 7 के बाद 8 में को डाउट, 8 का ए में को डाउट हो, वहां डिस्टिंग कर लो बस में ना, उसमें 3 थोड़ा क्लियरिटी के लिए ओनली 3 लिखा हुआ है ना, तो ओनली 3 डिस्टिंग रियल रूट कर लो आप, ओनली 3 डिस्टिंग रियल रूट डिस्टिंग कर लो वहां, बस वो थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी उससे, और क्या ना, ओनली 3 रियल एंड डिस्टिंग रूट्स, क्योंकि उसमें क्या है हमने पीरियड निकाल लिया इसका, और पीरियड कितना आ रहा है फंक्शन का पीरियड निकाल लिया हमने, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस 2 दे रखा है हमें, तो यहां से हमने फंक्शन का पीरियड निकाला, इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस 2 रख दिया हमने, तो उससे आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस 4 बराबर एफ एक्स आ गया, यानी हैंस फंक्शन पीरियडिक हो गया और उसका पीरियड 4 आ गया, और हमसे पूछा गया है -8 से 10 के बीच में, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, और हमें दिया हुआ है कि भाई ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसका एक रूट क्या है, एफ एक्स बराबर 0 का एक रूट क्या है, एक्स बराबर 4 है, तो ये मैंने एफ एक्स बराबर 0 का एक रूट हमें 4 दे रखा है नहीं, हमें 4 दे रखा है, और 0 से 4 में इस इक्वेशन के ओनली 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, ये दे रखा है हमें, तो इसका एक रूट तो हमारे पास क्या है, 4 है, लेकिन सिंस पीरियोडिक है इसलिए इसका एक रूट क्या आएगा, 0 भी आएगा, अगर एक 4 है और पीरियोडिक विद पीरियड 4 है तो उसका एक रूट 0 भी आएगा, और हमें दे रखा है कि 0 से 4 के बीच में उसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है। डिस्टिंक्ट इसलिए बोला है, हो सकता है कि एक 4 है, दूसरा 0 हो गया, दूसरा भी 0 हो गया, फिर जब काउंटिंग करेंगे ना तो काउंटिंग में दिक्कत आ सकती है, भाई 0 0 4 भी तो हो सकते हैं 3 रियल रूट, भाई एक 4 है तो एक 0 होगा क्योंकि पीरियोडिक विद पीरियड 4 है, लेकिन 3 रूट दे रखे हैं तो हो सकता है एक 0 हो जाए, दूसरा भी 0 हो जाए, और तीसरा 4 हो जाए, या एक 4 हो जाए, दूसरा भी 4 हो जाए, तीसरा 0 हो जाए। अब 3 डिस्टिंक्ट से क्लियरिटी आ गई, भाई 3 अलग अलग है हमारे पास, तो 4 है तो 0 तो हो ही गया, अब मान लिया इनके बीच में कोई एक अल्फा है, एक हमने मान लिया कि अल्फा है, कहां से कहां तक निकालना है, -8 से 10 में निकालना है अपने को, तो ये 8 आ गया और ये 12 आ गया, तो 10 कहीं यहां आ जाएगा इसका मतलब है ना, फिर ये -4 आएगा और -8 आ जाएगा। अब एक 4 था तो एक 0 आ गया, लेकिन 3 डिस्टिंक्ट रूट थे तो एक हमने अल्फा मान लिया, अब अगर एक 0 है तो एक -4 होगा ही होगा क्योंकि पीरियड 4 है, एक -8 होगा ही होगा, अगर एक अल्फा है तो इसमें 4 जोड़ दो तो एक तो यहाँ आएगा ना, एक यहाँ आ जाएगा। अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो वो जरूरी नहीं वहां आ जाए हमारे पास,
क्योंकि इस अल्फा के बारे में पता नहीं है अपने, और पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं वो। 9 से बड़ा ऑप्शन भी नहीं है वैसे हमारे पास, 10 वाला ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, 9 तक ही है हमारे पास ऑप्शन। और अपन कह भी नहीं सकते थे यहाँ, अगर नहीं दिया हुआ होता तो भी नहीं कह सकते थे। हाँ ऐसे तो फिर 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं होने में तो, लेकिन अपन देख सकते हैं भाई यहाँ जो है ये इसके बारे में पता नहीं है अपने को क्या है, 0 से 4 के बीच में है। तो इसमें अगर मैं 4 जोड़ूंगा, मान लो अगर 4 से जस्ट छोटा भी होता ना, तो 4 जोड़ने पर वो 8 से कम आता, तो गारंटी है कि यहाँ तो आएगा। लेकिन अब इसमें 4 जोड़ूंगा तो क्या है, हो सकता है वो 12 के नजदीक आ रहा हो, लेकिन अपने को 10 को क्रॉस नहीं करना, समझ रहे हैं? 10 को क्रॉस नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं भाई 4, एक तो ये आया, एक ये आया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक अल्फा था, तो एक यहाँ आएगा 4 जोड़ने पर, इसमें से 4 कम कर दो तो एक यहाँ आ जाएगा, इसमें से फिर 4 कम कर दो तो डेफिनेटली वो यहाँ आएगा ना। तो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, और वो कितने हो गए, एक 8 भी आएगा ना, एक 4 से एक 8 भी आएगा, तो 5 तो वो हो गए और 4 ही हो गए, तो 9 आ सकते हैं हमारे पास ना, 9 रूट इज द आंसर। बी में को डाउट हो, बी में को डाउट, बी के बाद सी में को डाउट हो, डी में को डाउट हो। एक्स को मान लिया हमने, x माइनस 4 बराबर 4 cos थीटा और y बराबर 3 sin थीटा, ये इलिप्स है ना हमारे पास। तो x माइनस 4 को x माइनस 4 को हमने क्या एज्यूम कर लिया, x माइनस 4 को मान लिया हमने a बराबर 2 है ना शायद हमारे पास, x माइनस 4 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा शायद है ना, x माइनस 4 बराबर 2 cos थीटा और y बराबर 3 sin थीटा, y बराबर 3 sin थीटा। बस इस यहां से x और y निकाल के आप x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 5 प्लस 4 cos थीटा आ जाती है मेरे हिसाब से, वो 5 प्लस 4 cos थीटा, ये सेटिस्फाई कर रहा है और हमने उसमें रख दिया एक्सप्रेशन के अंदर 5x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 के अंदर। तो सिंप्लीफाई करने पर शायद 5 प्लस 4 cos थीटा आता है वो, तो मैक्स वैल्यू 9 आ जाएगी और मिन वैल्यू आ जाएगी 1, तो डिफरेंस 8 आ जाएगा उसका ना, है ना, ये थे बस है ना। इसके बाद शीट में आ जाते हैं अपन, शीट में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 C1 था मेरे हिसाब से इसमें, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 C1। तो C1 में को डाउट हो, C1 के किसी पार्ट में डाउट हो, C1 के बाद C5 था मेरे हिसाब से शायद, C5 में को डाउट हो, वो तो सैंडविच थ्योरम लगा दी इसमें हमने ना, सबको जोड़ते गए अपन और जोड़ते गए तो सम निकालना इंपॉर्टेंट है, बस वही हम सम जानते ही ना भाई, एक्स सीरीज है हमारे पास 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 और प्लस n इंटू n प्लस 1, इसका सम निकालना जानते हैं अपन ना, यही तो आएगा ना, बस इसका सम पढ़ते हैं अपन सीक्वेंस सीरीज के अंदर। तो जनरल टर्म ये आ गया हमारे पास n इंटू n प्लस 1, ये तो मेथड ऑफ डिफरेंस से निकाल लो स्प्लिट करके, या सिग्मा लगा दो चाहो तो इसमें, तो इसका सम आ जाता है एस एन इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3, ये इसका सम आ जाता है ना। ये तो सम निकालना सीख रखा है हमने सीक्वेंस के अंदर, ये सम आ जाएगा ना। बट अब इसको n क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा, मतलब x/3 आ जाएगा, मतलब x/3। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2, पार्ट 2 के अंदर कौन सा है C7, पार्ट 2 का C7 में को डाउट हो, वो x तो बाहर निकल गया, या हिडन ट्रायल से x बराबर 1 मान के देख लो, x बराबर 1 लोगे तो 1/4 आ जाएगा, ऑप्शन में x बराबर 1 रख दो तो x/4 आ जाएगा। बताया था मैंने क्लास में, हिडन ट्रायल से भी निकाल सकते हैं क्योंकि ऑप्शन मौजूद है, पूरा करके भी निकाल सकते हैं, वो इंटीग्रल पार्ट की प्रॉपर्टी लगा दो, सबको जोड़ते जाओ तो x तो कॉमन आ जाएगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब ये आ जाएगा, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, नीचे n की पावर 4 है तो उससे x/3 आ जाएगा, इधर भी x/3 आ जाएगा, नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा, C1 में को डाउट हो, C2 में को डाउट हो, C3 में को डाउट हो, वो एक बार 0 प्लस मान लेंगे और एक बार 0 माइनस, तो 0 प्लस लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 0 माइनस लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बताना करके। 0 प्लस लेंगे तो मॉड x को x लिख देंगे और 0 माइनस करेंगे तो मॉड x को माइनस x रख देंगे ना, है ना। इसके बाद नेक्स्ट C4 में को डाउट हो, ये मैंने कराया था क्लास में आपको। इसके बाद C6 में को डाउट हो, ये मैंने करा दिया था 2010 में आया हुआ सवाल ये। इसके बाद नेक्स्ट D2 में को डाउट हो, हमें रखा है कि फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है और फिर कैलकुलेट करना है। तो 0 पर तो वैल्यू आ गई फटाफट, f(0) कितना आ गया, f(0) बराबर 3 आ गया, f(0) बराबर 3 था। और इसके बाद अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो राइट हैंड लिमिट में यहां से निकालूंगा f(0) प्लस, और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस fx की आवश्यकता है मुझे ना, ऐसा लिखूंगा मैंने इसको ना। और हमें पता है कि जब x पॉजिटिव है तो उस टाइम हमें fx दिया हुआ है ना, और वो fx हमारे पास है दैट इज 1 प्लस
सी एक्स प्लस डी एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है होल पावर लिखा हुआ है 1/x। तो नो डाउट अब ये 1 की पावर इंफिनिटी बनेगा, क्योंकि वो 0 प्लस पर वो इंफिनिटी पे जा रहा है, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी बनना चाहिए, मतलब ये 0 बनना चाहिए। तो 0 बनाने के लिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, x को x से काट दो आप इसमें ना। तो अगर मैं x को x से काटूंगा तो 1 प्लस सी प्लस डी एक्स स्क्वायर अपॉन x बन जाएगा ना, और होल पावर 1/x आ जाएगा। अब ये 1 की पावर इंफिनिटी बनना चाहिए, क्योंकि पावर इंफिनिटी पे जा रही है ना। तो उसके लिए ये कहाँ अप्रोच करना चाहिए, ये अभी ऊपर वाला कहाँ अप्रोच कर रहा है, ऊपर वाला सी पर अप्रोच कर रहा है, नीचे वाला 0 पर अप्रोच कर रहा है। तो इसका सी बराबर क्या होगा, तो सी बराबर तो 0 आ गया, और जैसे ही सी 0 आएगा बस सी की जगह 0 रख देंगे हम। तो उससे क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, ये बनेगा 1 प्लस डी एक्स, और ये आ जाएगा 1/x। अब हो गया 1 की पावर इंफिनिटी, मतलब इसमें लगा दो e रेज़ टू पावर gx इंटू fx माइनस 1, तो इससे e रेज़ टू पावर d आ गया। ये राइट हैंड लिमिट आ गई इसकी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकल ही जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें a भी निकालना है, b भी निकालना है, और लिमिट भी निकाल, वो तो कर लेंगे हम। तो a बराबर जाता है -1, b इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -4, ये c आ गया। और जो राइट हैंड लिमिट थी ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू क्या थी 3, तो e रेज़ टू पावर d बराबर 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, e रेज़ टू पावर d बराबर 3, बस इससे वैल्यू निकल जाएगी ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 10 में को डाउट हो गया। EXP का मतलब ये होता है एक्सपोनेंशियल, मतलब पावर में लगा हुआ होता है। कहीं अगर ऐसा लिखा हो EXP FX, इसका मतलब होता है e रेज़ टू पावर FX, ये इसका मतलब होता है एक्चुअली e रेज़ टू पावर FX। तो इसे e रेज़ टू पावर x लिखते हैं ना अपन, कई बार इसको एक्सपोनेंशियल x भी लिखा जाता है EXP x, कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो x की जगह अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये जो भी है ये e पर पावर में है, मतलब इसका मतलब ये है ना e रेज़ टू पावर FX। ऐसे हो सकता है कभी पहले सामने आया हो 11th वगैरह के अंदर, नहीं आया तो इसका मतलब ये होता है अपने पास, बताना इसको। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 13 में को डाउट हो। इसके बाद पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 6 में को डाउट हो। ये अगेन सैंडविच थ्योरम से होता है ये, इसमें कोई तरीका नहीं होता सवाल करने का हमारे पास। ये लिखा हुआ है n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, आगे लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, फिर लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस 2, और लास्ट में लिखा हुआ है ये n स्क्वायर प्लस 2n अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2n, ये लिखा हुआ है हमारे पास है ना। ये लिमिट निकालनी है। अब इसमें क्या है, जो यूजुअल तरीके में लगा नहीं पाते अपन, हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये लिमिट मैंने यहां लगाई, ये 0 पे जा रहा है, ये लिमिट यहां लगा दी, ये 0 पे जा रहा है, ये लिमिट यहां लगा दी, 0 पे जा रहा है। टर्म्स कितनी है, इनफाइनाइट है, तो 0 कितनी बार आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो अगर मैं छोटे से छोटा नंबर, कोई भी बहुत छोटा नंबर लूं और उसको बहुत समय तक ऐड करता रहूं, ऐड करते करते क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा वो। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। हाँ काउंटेबल होते तो दिक्कत नहीं आती, ये 0 आ रहा है, अनकाउंटेबल है, लिमिट अलग अलग नहीं लगा सकता, इसलिए मैं नहीं बोल सकता कि भाई 0 है, ये भी 0 है, तो सब 0 आ गए, लिमिट 0 आ गई, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसमें क्या है, हमें सैंडविच थ्योरम लगानी पड़ती है लिमिट निकालने के लिए, और कोई अप्रोच इसमें लगती नहीं है। हालांकि जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां भी हम इस तरह के सवाल करेंगे, वहां भी शीट में जेई में इस तरह के सवाल वहां भी आते हैं, उसमें भी हम सम की लिमिट निकालते हैं। तो वो जो लिमिट ऑफ सम है या सम की जो लिमिट है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी कन्वर्ट नहीं होता। वो जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कैसे कन्वर्ट होगा, लेकिन ये उसमें भी कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि जब सवाल एग्जाम में आएगा ना तो वो ऐसे लिखा हुआ आएगा, ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा भाई इंटीग्रेशन का यूज करके करो या किससे करो आप। वो तो इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद तरीका दिमाग में आ जाएगा भाई हाँ ये इसमें इंटीग्रेशन वाला तरीका भी लग जाता है, लेकिन इसमें वो तरीका भी नहीं लगता। अब इसमें हमें एक फंक्शन सोचना पड़ेगा जो इससे बड़ा है और एक इससे छोटा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है उन दोनों की लिमिट भी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो इसमें हमें एक बड़ा सोचना है जो इससे बड़ा हो और एक छोटा सोचना है। तो इनका न्यूमरेटर सबका क्या सेम है, हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, ये वाला डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। तो अगर मैं इन सबकी जगह इसकी जगह ये रख दूं, इसकी जगह ये रख दूं और इसकी जगह भी ये रख दूं, तो मैं सबका डिनोमिनेटर क्या कर दूंगा, छोटा कर दूंगा, एक्चुअल से छोटा कर दिया, तो वैल्यू क्या आएगी
ज्यादा आएगी। तो मैं बोल सकता हूं इस फंक्शन को मैंने एफ एन मान लिया, तो मैं बोल सकता हूं कि एफ एन इज लेस देन इक्वल टू, ये तो मैंने कॉपी कर लिया, इसकी जगह लिखा मैंने 1/√n², 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 सबकी जगह मैंने लीस्ट वाला वो रख दिया। तो टर्म्स कितनी है काउंटिंग में, अगर मैं n की टर्म्स में काउंट करूं, ये भूल जाऊं, तो टर्म्स कितनी है 2n+1, तो सेम टर्म कितनी बार आई 2n+1 बार आई, तो ये हो जाएगा 2n+1 अपॉन √n², ये ऐसा आ गया, ये ऐसा। हमने जो लीस्ट डिनोमिनेटर था उसकी कॉपी कर दी सब जगह। अब हम एक फंक्शन चाहते हैं जो इससे छोटा हो, यानी ये बड़ा हो इससे छोटा, तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है, तो इन सबकी जगह इसकी जगह वो रख दो, इसकी जगह भी वो रख दो, यानी जो एक्चुअल था उनको हटा दिया और उनसे बड़ा नंबर रख दिया नीचे हमने, तो वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई। तो हम क्या करें, इन सबकी जगह इसकी जगह इसकी जगह इसकी जगह सबको इससे रिप्लेस कर देंगे। तो अब की बार कितना आ जाएगा 2n+1 √n² + 2n, ये ऐसा आ गया, क्योंकि 2n+1 टर्म्स है हमारे पास, ये ऐसा आ जाए। इस साल लगाने लायक सवाल है ताकि इस तरीका दिमाग में रहेगा हमारे ना। बस अब इसकी लिमिट निकाल लो और इसकी लिमिट, इनकी लिमिट अगर सेम आ जाएगी n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर, वही लिमिट इसकी आएगी, और n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट क्या है 2, इसकी लिमिट क्या है, तो 2 इज द आंसर, इसका आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में है और हम इसकी लिमिट निकाल रहे हैं 2 आ रही है, उसकी लिमिट निकाल रहे हैं 2 आ रही है, तो उसकी लिमिट भी 2 आ जाएगी। और कौन सा है, बस ये थे, आगे चलते हैं हम। तो हम आ गए थे शायद सैंडविच थ्योरम में कोई सवाल दिया था क्या करने के लिए मैंने, ग्राफ दिया था एक्स एल एन एक्स का, हाँ तो उसका ग्राफ बना सकते हैं हम ना। ये सब ग्राफ हम पहले नहीं बना पाए थे क्योंकि ये हम लिमिटिंग कंसेप्ट जानते नहीं थे ना। अब इसका रेंज निकालने के सवाल बन सकता है, इसमें कॉम्प्रेंशन बन सकता है, इनके ग्राफ अब लिमिट पढ़ने के बाद इनके ग्राफ बना सकते हैं अपन। तो इसका डोमेन जो है हमारे पास 0 से इन्फिनिटी है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 0 से इन्फिनिटी, इसका ग्राफ बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। अब ग्राफ बनाने के लिए जो सिंपल रूल है जो 11th क्लास में सीखे थे हमने कि डिफरेंशिएट कर दो, मैक्सिमा निकाल लो, मिनिमा निकाल लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लो, वो सब हम जानते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो वो सब आप। तो डिफरेंशिएट करने पर कितना आ गया 1 + ln x आ गया। फॉर मैक्सिमम मिनिमा डिवाइड बाय dx बराबर 0, ये डिवाइड बाय dx को 0 कर दिया हमने, तो उससे आ गया x = e⁻⁻। अब इसमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना है अपने को, तो किससे निकाल सकते हैं, ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से निकाल लो या डबल डेरिवेटिव से निकाल लो चाहो तो ये पॉइंट आ गया। डायग्राम बनेगा इस तरफ क्योंकि x पॉजिटिव है, ये पॉइंट आ गया x = e⁻⁻1, यहाँ डिवाइड बाय dx 0 आ रहा है, तो ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, यहीं पर मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, ये तो डबल डेरिवेटिव करके निकाल लो, डबल डेरिवेटिव करके। यहां हम देख रहे हैं कि भाई अगर डबल डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे 1/x आएगा, 1/x में रखूंगा तो x से डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, मतलब क्या आएगा मिनिमा आ जाएगा यहाँ, है ना। और अगर मिनिमा आएगा तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लो, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पॉइंट -e⁻⁻1, तो यहाँ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, मालूम पड़ गया हमें मिनिमा है, मिनिमा का मतलब डायग्राम ऐसा बनेगा ना। बस अब इसके बाद निकालना है हम देख रहे हैं कि भाई a की जगह डेरिवेटिव 0 है, डेरिवेटिव a की जगह 0 आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ 0 आ रही है, हम देख रहे हैं यहाँ मिनिमा आ रहा है, इसका मतलब 1/a के बाद डेरिवेटिव क्या आएगा 1/a के बाद। अगर हम पता लगाना चाहें कि ये इंक्रीजिंग कहाँ है f(x) > 0, ये पता लगाना चाहें तो ये कितना आ गया 1 + ln x > 0, ln x > -1, x कितना आ गया e⁻⁻1। इसके बाद हमेशा क्या करेगा ये इंक्रीज करेगा। अब इसके बाद दिख भी रहा है यहाँ से मिनिमा आने का मतलब इसके बाद इंक्रीज ही करेगा, डेरिवेटिव और कहीं 0 आएगा तो है नहीं, ऐसा नहीं कि भाई बार बार यूं करके ये मैक्सिमम मिनिमा आएगा, इसके बाद हमेशा इंक्रीज करेगा। अब हमेशा अगर इंक्रीज करेगा तो हमें एक डायग्राम 0 से इन्फिनिटी में बनाना है, तो हम देख रहे हैं लगातार इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करके कहाँ जाएगा ये देख रहे हैं अपन, तो x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट निकालो, x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर, ये इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, यानी इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी पे चला जाएगा। बस यहां से इंक्रीज कराया हमने और इंक्रीज कराते कराते इन्फिनिटी पे लगा इसको। अब हम देख रहे हैं कि हमें डायग्राम इधर बनाना है, 0 पर डिफाइन नहीं है, अब लिमिटिंग कंसेप्ट काम आ गया, इसके पहले हमने सवाल क्यों नहीं किया वो समझ में आ जाएगा हमें। अब हमें ये लिमिट निकालनी पड़ेगी 0 प्लस पर, 0 तो रख ही नहीं सकता मैं इसमें, अब मुझे देखना पड़ेगा ग्राफ हमें यहां से स्टार्ट करना है, तो 0 हम रख नहीं सकते, तो हमें 0 प्लस रख के देखना पड़ेगा। तो अब हमें ये निकालना है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 + f(x),
और ये मैंने शायद याद रखने के लिए बोल रखा है आपको ना, दिस लिमिट इज 0, बस यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ये लिमिट आ गई, पर उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, डायग्राम ऐसा बन जाएगा। तो रेंज इज दिस, रेंज इज -1 अपॉन -1 से लेकर इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज आ गई। तो ये लिमिटिंग कंसेप्ट पहले समझा नहीं पाते हम आपको, इसलिए इसका ग्राफ अब बनाया गया है ना, अब बनाते हैं इसका ग्राफ हम, ताकि दिक्कत नहीं आए समझने में। बाकी तो मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो हम जानते हैं सब बनाने के लिए। रेंज आ गई, कभी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाए तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं अपन चाहें तो, भाई ये दिस इज के, x ln x बराबर k, then find the possible, if k बराबर 0 then the number of solution is 1, if k 1/(-1) से बड़ा हो और 0 से छोटा हो, दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, क्योंकि सोल्व तो कर नहीं पाएंगे मैथमेटिकली अपन, तो ऐसे डायग्राम बना के रेंज वगैरह निकाल सकते हैं, जो भी चाहें वो कर सकते हैं ना। यही था बस सवाल है ना, तो आगे चलते हैं अपन। तो वो सैंडविच थ्योरम चल रही थी, मैंने कुछ बताया था आपको ना उसके बारे में, कि वो इंटीग्रल पार्ट है, फ्रैक्शन, उसकी लिमिट निकालेंगे तो 0 आ जाएगी, उसकी लिमिट 1 आ जाएगी, वो मैंने कुछ बताया था आपको शायद वो। तो वो एक सवाल मैंने प्रूव भी करवाया था कि x इंटू एक्स अपॉन 10x 1 से छोटा होता है, 10x अपॉन x 1 से बड़ा होता है। एक लिमिट और निकाल सकते हैं अपन, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 टू x अपॉन 10x and limit x approaching to 0 integral part टू x अपॉन 10x, ये लिमिट निकालनी है हमें। आंसर इज, पहले का आंसर पहले का आंसर 1 और दूसरे का आंसर 2, क्योंकि 0 से π/2 में x 10x से छोटा होता है, तो x अपॉन 10x की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी। लिखवा रखा है ना आपको, चारों लिखवा जो रखे हैं मैंने। अगर x 0 से π/2 में है, इफ x इज द एलिमेंट ऑफ 0 to π/2, तो x इज लेस देन 10x, और sin x से बड़ा होता है वो, sin x से बड़ा होता है, तो x अपॉन 10x क्या होगा, x अपॉन 10x 1 से छोटा होगा। और अगर x अपॉन 10x 1 से छोटा है तो ये क्या है, ये 2 से छोटा है, लेकिन 2 से छोटा होने से 0.5 है, वो 1 से छोटे का मतलब 1 माइनस है, तो ये क्या है 2 माइनस, और 2 माइनस का इंटीग्रल पार्ट 1, तो ये लिमिट आ गई 1। यहां क्या कर रहे हैं हम, यहां पहले लिमिट निकाल रहे हैं, ये किया तो था इस तरह का सवाल लास्ट टाइम पे हमने, यहां हम लिमिट निकाल रहे हैं पहले, तो ये लिमिट कितनी आएगी, ये लिमिट कितनी है, दिस लिमिट इज 2, और अगर ये लिमिट 2 है तो इसका इंटीग्रल पार्ट भी कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि पहले हम लिमिट निकाल रहे हैं बाद में इंटीग्रल पार्ट निकाल रहे हैं। हम पहले इस फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट 2 आएगी, एग्जैक्ट 2, लिमिट वैल्यू हमेशा फिक्स होती है ना, लिमिटिंग वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, तो ये 2 आएगा, फिर 2 का इंटीग्रल पार्ट निकालूंगा तो वो 2 आ जाएगा। वहां पहले हम इस फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं, इस फंक्शन की लिमिट। तो जब ऐसा है और हम जानते हैं भाई हमें प्रूव भले इसके लिए किया है, प्रूव भले हमने इसके लिए किया है, हम 0 प्लस पर सोच रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है, जैसा 0 प्लस पर हो रहा होगा वैसा ही 0 माइनस पर हो रहा होगा। तो 0 प्लस पर वो 1 से छोटा था, तो ये हल्का सा क्या हो गया, 2 से छोटा हो गया, तो 2 से छोटा होते इंटीग्रल पार्ट क्या आ गया, 1 आ गया, या पहले मैं लिमिट निकाल रहा हूं, तो ये लिमिट 2 आ गई, और लिमिटिंग वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, तो 2 का इंटीग्रल पार्ट हमेशा 2 आ जाएगा। तो आंसर इज दिस। ये एक घर से करके लाना आप, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, या चाहे तो ये ट्राई कर सकते हैं, इवेल्युएट दिस, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3, या घर से ट्राई करके लाना चलो इसको ना, ताकि सोच समझ के करके लाएंगे अपन, n स्क्वायर प्लस n, इवेल्युएट दिस, ये कैलकुलेट करके लाना है।
अभी मैंने शीट वाला सवाल कराया था ना आपको, उसी तरह का सवाल है ये ना, तो ये करके लाना है घर से अपनों को। आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। लिमिट, जहां तक लिमिट की बात है, सिर्फ लिमिट कैलकुलेट करने की बात है, तो वो तो हमारे पूरा हो गया है ना। कंटिन्यूटी मैं आपको साथ साथ पढ़ा ही रहा था वैसे ना, कि फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं अपन। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। तो फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं, वैसे कई बार लिखा भी रखा है पॉइंट, ऑल पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं ना, मतलब किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना आ गया हमें ना। अब इन थ्योरम्स का यूज करने से सवाल और आसान हो जाएंगे करना, हमें जो है वो कम से कम प्रयास में काम चलेगा हमारा। ऑल पॉलिनोमियल कोमा एक्सपोनेंशियल, ऑल पॉलिनोमियल कोमा एक्सपोनेंशियल कोमा लॉगरिथमिक, ऑल पॉलिनोमियल कोमा एक्सपोनेंशियल कोमा लॉगरिथमिक कोमा trigonometric and inverse trigonometric functions are always continuous in their domain, in their domain. All polynomial, comma exponential, comma logarithmic, comma trigonometric and inverse trigonometric functions are always continuous in their domain. Domain का जहां भी वो डिफाइन है, जैसे अगर मैं 10x की बात करूंगा तो 10x में मैं x बराबर पाई बाई 2 पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि पाई बाई 2 पर वो डिफाइन ही नहीं है। जहां भी ये फंक्शन डिफाइन होंगे वहां हमेशा कंटिन्यूस होंगे ना। फर्स्ट थ्योरम ये। सेकंड लिखें, इफ fx एंड gx, इफ fx एंड gx, इस तरह की सेम थ्योरम हम डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी लिखेंगे। सेम थ्योरम हम जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां भी सेम पॉइंट आएंगे, इतने जितने पॉइंट मैं यहां लिखाऊंगा उतने पॉइंट वहां आएंगे ना। बस यहाँ कंटिन्यूटी यूज कर रहे हैं, वहां डिफरेंशियबिलिटी का यूज करेंगे। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमेशा डिफरेंशियबल नहीं होते, कंटिन्यूस हमेशा होते हैं ना, डिफरेंशियबल नहीं होते। जैसे हमने कई बार बताया था ना आपको, इस तरह का डायग्राम बनाया था हमने कि डायग्राम ऐसा बनता है, आ रहा है याद आपको? मैंने कहा था भाई यहाँ कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है ना। फिर हमने एक कॉस इनवर्स एक्स का डायग्राम बनाया था, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, वो डायग्राम ऐसा बना था। मैंने कहा था कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं अपने डोमेन में, लेकिन जरूरी नहीं है वो डिफरेंशियबल हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट जब मैं वहां लिखाऊंगा, यहां से सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री गायब कर दूंगा, बाकी सब लॉग भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी, एक्सपोनेंशियल भी आएगा, सब आएंगे, बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला पॉइंट हटा दूंगा मैं यहां से ना। सेम इसी सीक्वेंस में लिखेंगे वहां पर। सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, इफ fx एंड gx बोथ आर कंटिन्यूअस, इफ fx एंड gx both are continuous at x is equal to a, if fx and gx both are continuous at x is equal to a, then the functions k into fx, where k is constant, if fx and gx both are continuous at x is equal to a, then k into fx comma fx plus minus gx comma fx into gx, ये भी मैंने लिखा रखा होगा शायद फंक्शन में, fx into gx and fx upon gx, provided g of a is not equal to 0, g of a is not equal to 0, will also be continuous at x is equal to a. ये भी मैंने शायद फंक्शन की जब रेंज पढ़ रहे थे तब लिखाया था आपको, इसके पहले वाला पॉइंट भी लिखा रखा था। इफ fx and gx both are continuous at x is equal to a, then उस फंक्शन को जो कंटिन्यूस है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़ दो, सबट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, इस तरह के फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस आते हैं अगर दोनों कंटिन्यूस हैं तो, है ना। बस यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि gx कंटिन्यूस तो है लेकिन g ऑफ a की वैल्यू कहीं 0 नहीं आ जाए ना, क्योंकि अगर g ऑफ a 0 आ जाएगा तो फिर ये फंक्शन x इज इक्वल टू a पर डिफाइन नहीं होगा ना, बस ये ध्यान रखना है अपन। तो जब भी ये फंक्शन कंटिन्यूस हो, इनको जोड़ दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, हमेशा कंटिन्यूस आएंगे। ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी अगर अपन चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है ना। जैसे मान लो मैंने ये एग्जाम्पल लिया fx प्लस gx का, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, हमें ये दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूस है x बराबर a पर, हमें ये भी बताया कि x बराबर a पर ये भी कंटिन्यूस है।
अगर ये x बराबर a पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों बराबर आ रही होंगी और किसी फाइनाइट नंबर के बराबर आएंगी। इसमें भी चाहे वैल्यू निकालूं, चाहे मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूं, चाहे मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, तीनों बराबर आएंगी और किसी फाइनाइट वैल्यू के बराबर आएंगी। तो मान लो मैंने x इजिकल टू a पर मैं चेक कर रहा हूं, मैंने फाइव ऑफ a निकाला, तो फाइव ऑफ a क्या आएगा, f ऑफ a प्लस g ऑफ a आ जाएगा। अगेन अगर मैं फाइव ऑफ a प्लस निकालना चाहूंगा तो फाइव ऑफ a प्लस का मतलब क्या होगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस एफ एक्स प्लस जी एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू a माइनस फाइव एक्स का मतलब ये है हमारे पास। हमें लेकिन ये पता है कि इस फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों बराबर आएंगी और किसी फाइनाइट वैल्यू के बराबर आएंगे। तो मैंने मान लिया ये l आ रहा है हमारे पास और ये m आ रहा है, ये l आ गया, वो m आ गया। अब मैं इस लिमिट को यहां अलग लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये लिमिट अगर मैं यहां लगाऊंगा ना तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है। ये लिमिट में यहां लगाऊंगा तो वो भी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि जी भी क्या है, कंटिन्यूस। तो इस लिमिट को यहां अप्लाई कर दो, फिर इस लिमिट को यहां अप्लाई। अब इसको मैं यहां अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एल ही तो आएगा वो, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू भी एल है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी एल आएगी, राइट हैंड लिमिट। अगेन इसको फिर यहां अप्लाई कर दो, फिर यहां अप्लाई कर दो, वापस कितना आ गया, एल प्लस एम आ गया। तो अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूस हैं तो उनको जोड़ दें तो कंटिन्यूस फंक्शन आएगा, उनको ऐड करने से जो नया फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूस होगा। अब माइनस साइन लगा दो चाहो तो यहां, तो आपके पास सब जगह क्या आ जाएगा, एल माइनस एम आ जाएगा। अब चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, एल इंटू एम आ जाएगा। डिवाइड कर दो तो एल बाई एम आ जाएगा सब जगह। बस वो एम अगर नीचे आ रहा है तो वो जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उनको ऐड करो, सबट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, फंक्शन जो आएगा वो कंटिन्यूस आएगा। बस कोशेंट के केस में नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा वो। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट लिखते हैं इसमें अपन, पॉइंट नंबर थर्ड। If fx is continuous at x is equal to a, if fx is continuous at x is equal to a and gx is discontinuous at x is equal to a, if fx is continuous at x is equal to a and gx is discontinuous at x is equal to a, then fx plus minus gx is discontinuous, is this continuous at x is equal to a, then fx plus minus gx is discontinuous at x is equal to a। जैसे पहले दोनों कंटिन्यूस थे तो सबकी गारंटी थी कि कंटिन्यूस आएगा, यहां अब f कंटिन्यूस है और g क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो उनको जब जोड़ेंगे, यानी एक कंटिन्यूस हो और एक डिसकंटिन्यूस हो, तो उनको ऐड करने पर जो फंक्शन आएगा या सबट्रैक्ट करने पर जो आएगा वो x इक्वल टू a पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस आएगा, डिसकंटिन्यूस लिखें। एंड यानी यहां गारंटी अपनी है ना, यहां डिसकंटिन्यूस ही है। एंड एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड एफ एक्स अपॉन जी एक्स मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब गारंटी नहीं है यहां ना, यहां आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। यहां श्योरिटी है कि अगर एक कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है तो इनको चाहे ऐड करो चाहे सबट्रैक्ट करो, ये गारंटी है कि ये सम या डिफरेंस वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन जो प्रोडक्ट है और जो डिवीजन वाला फंक्शन है उसकी गारंटी नहीं है, वो कंटिन्यूस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ना, वो हमें चेक करना पड़ेगा एक्सट्रैपोलेट करके ना। अब ये समझ सकते हैं भाई इसमें श्योरिटी क्यों है। मैंने एक फंक्शन मान लिया एफ एफ आई एक्स और ये मैंने मान लिया कि एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है हमारे पास। हमें इधर रखा है कि ये तो कंटिन्यूस है और ये डिसकंटिन्यूस है, पता लगाना है ये कैसा होगा ना। तो एक तो हम ऐसा कर सकते हैं सिंपली, ऐसे मान लिया मैंने कि भाई ये कंटिन्यूस और ये डिसकंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है और ये डिसकंटिन्यूस है। तो मैंने मान लिया कि ये जो फंक्शन आएगा ना, यानी जो फाइव एक्स है, मैंने एज्यूम कर लिया कि ये कंटिन्यूस है, मान लिया मैंने कंटिन्यूस है। तो अगर ये कंटिन्यूस आ रहा है तो मैंने इस एफ एक्स को इंटरचेंज कर लिया, तो कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस क्या आना चाहिए, जबकि वो क्या आ रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस जो मैंने एज्यूम किया है गलत एज्यूम किया है इसका मतलब।
इसका मतलब ये अगर एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस है तो इनका सम फंक्शन ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता, मतलब कोई मैथमेटिकल प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ी अपने। ऐसे माइनस साइन भी ले सकते हैं, एक कंटिन्यूस है एक डिसकंटिन्यूस। मैंने मान लिया कि जो माइनस साइन से जो फंक्शन आ रहा है 5x वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस वाले को इंटरचेंज कर लो, कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस, कंटिन्यूस आना चाहिए, जबकि वो क्या आ रहा है डिसकंटिन्यूस। समझ में आ गए? तो ये तो क्लियर कट हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब कभी भी हमें आए भाई मालूम पड़ जाए भाई मैं x बराबर 1 पे चेक कर रहा हूँ, एक कंटिन्यूस है एक डिसकंटिन्यूस है, तो लिमिट वगैरह लगाने की कुछ जरूरत नहीं है, देखते ही बोल दो कि भाई इनका सम फंक्शन या डिफरेंस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस आएगा, लिमिट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है ना। प्रोडक्ट वाले में ये जरूर है हमारे पास कि हमें देख सकते हैं प्रोडक्ट वाला कैसे आया है ना, ये कंटिन्यूस कैसे आ सकता है ये देख सकते हैं अपन। तो इसमें अगेन मैंने 5x एक फंक्शन ले लिया और लिख लिया मैंने यहाँ fx है और मैंने मान लिया gx है ना, ये कंटिन्यूस है और ये डिसकंटिन्यूस है, तो वही मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली पहले, फाई ऑफ ए निकाला मैंने, तो ये कितना आएगा f ऑफ ए, ये g ऑफ ए आ गया ना। मैंने मान लिया एल आ रहा है और ये एम आ रहा है, ये डिसकंटिन्यूस है ना और ये कंटिन्यूस है। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो राइट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूंगा तो मैंने मान लिया लिमिट भी चलो एग्जिस्ट करेगी है ना, हम जानते हैं इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी क्योंकि ये कंटिन्यूस है या ये डिसकंटिन्यूस है, मतलब हो सकता है फंक्शन डिफाइन हो, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही हो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही हो और दोनों बराबर नहीं, यानी तीनों चीजें बराबर नहीं आएगी। इसके केस में वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों बराबर नहीं आएंगे क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस है, इसमें तीनों क्या आएंगे बराबर आएंगे। तो मैंने मान लिया भाई ये एफ ऑफ ए प्लस आ गया और जी ऑफ ए प्लस आ गया, मैंने मान लिया चलो ये भी एल आ गया वो भी एम आ गया, वापस मान लिया ये आ गया ना। अब फाइव ऑफ ए माइनस निकालेंगे तो वो कितना आएगा एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए माइनस। अभी तो गारंटी ये कितना आएगा, अब वो एम नहीं आएगा क्योंकि अगर वो एम आ गया ना तो फिर जी भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। तो मैंने मान लिया पी आ गया। अब क्या कभी ये बराबर आ सकते हैं तीनों? आ सकते हैं, देखो आप कब आ सकते हैं, जब एल बराबर 0 हो जाए। इसका मतलब अगर एक कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है तो इनका प्रोडक्ट फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब जो फंक्शन कंटिन्यूस है उसकी उस पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रही हो 0 आ रही हो। जैसे x बराबर a पर मैं चेक कर रहा हूं तो जो फंक्शन कंटिन्यूस है उस कंटिन्यूस फंक्शन की x बराबर a पर वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आ जानी चाहिए। ऐसे वो डिवीजन फंक्शन में भी हो जाएगा, डिवीजन में अब की बार क्या होगा fx अपॉन gx, उसमें नीचे वाला तो 0 आ नहीं सकता, ऊपर वाला 0 आ जाए हर बार, तो 0 अपॉन कुछ भी लिखो आप वो हमेशा क्या आएगा 0। ये टेबल कौन कुछ करा बार बार यार, 3 बार तो किसका लिया, एक 2 बार किसका लो एक साथ ताकि बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, किसका लो उसको एक बार किसका लो एक साथ, फिर किसका हो गया आप फिर दोबारा किसका हो उसको एक दो बार किसका हो, फिर मैंने आपको किसका दूंगा आपकी बार में, आप टेबल की आवाज आई तो ये तो एक दो बार किसका लो आप एक साथ ही, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेबल लिख सकनी चाहिए है ना, वरना फिर मैं आपकी आवाज आएगी फिर मैं किसका हूंगा तो। हाँ हाँ फिर मैं बोल रहा हूँ आप किसका लो 3-4 बार कोई दिक्कत नहीं मुझे, बोल के किसका हो सर टेबल किसका रहा हूँ आवाज आएगी सर आपको दिक्कत आएगी, जैसे बोल के किसका लो आप, फिर मैं इधर पढ़ा रहा हूँ आप 3 बार तो किसका चुके, फिर मैं किसका हूं तो आवाज ज्यादा आती है, फिर आप कहोगे सर आप किसकाते ऐसे हो, फिर ब्लेम मुझे करोगे आप, आपने किसका होगे ना। हाँ मना कर दिया देखो उन्होंने नहीं किसकाएंगे, ये किसका देगा फिर मैं किसका हूं आपकी बात है ना, ध्यान रखना है। तो ये ऐसे कंटिन्यू आ सकता है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम एफ एक्स इंटू जी एक्स, यहाँ ऐसा लगा के लिख दिया एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स विल बी कंटिन्यूअस इफ एफ ऑफ ए बराबर 0, इफ एफ ऑफ ए बराबर 0 मतलब पहले तो हमने लिख दिया भाई मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, अब वो मैंने बोल रहा हूं भाई संभावना हो सकता है कंटिन्यूअस हो नहीं हो, कंटिन्यूअस कब होगा ये कंडीशन देख ली हमने, कंटिन्यूअस कब होगा जब जो फंक्शन कंटिन्यूअस है उस फंक्शन की वैल्यू x बराबर ए पर क्या आनी चाहिए 0 आ जानी चाहिए ना, डिसकंटिन्यूअस कुछ भी आता रहे कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो कंटिन्यूअस है उसकी वैल्यू अगर 0 आ गई तो फिर वो फंक्शन जो एक कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का प्रोडक्ट है वो हमेशा, ऐसे डिवीजन फंक्शन में भी बोल सकते हैं अपन, ऊपर वाला 0 आ जाए नीचे वाला हाफ आ गया, ऊपर वाला 0 एक बार 1/3, ऊपर वाला 0 एक बार फिर 1/3, तो तीनों बार क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कंटिन्यूअस फंक्शन ऊपर है उसमें, लेकिन कंटिन्यूअस अगर नीचे होता तो नीचे वाला तो 0 आने का फायदा ही नहीं है, फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा वहां। तो वैसे ही हमारे पास डिवीजन फंक्शन में भी जो फंक्शन कंटिन्यूअस है उसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो प्रोडक्ट और कोशेंट दोनों कंटिन्यूअस आ सकते हैं, प्रोवाइडेड कंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए ना। लिखें जैसे यहाँ चेक कर सकते हैं अपन
examine the continuity of phi x is equal to x into integral part of x at x बराबर 0. Examine the continuity of this function at x बराबर 0. अब इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है. पहले हम क्या है, ये थ्योरम वगैरह नहीं पढ़ी थी हमने ना. अब क्योंकि हम थ्योरम पढ़ के समझ भी रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब हम थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो लिमिट पड़ी उसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं. एक तो भाई थ्योरम वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रहा मैं, तो आपने लिमिट निकालना सिखा दिया और कंटिन्यूटी का मतलब बता दिया मुझे, मैं सब कर लूंगा उससे ना. 0 पर वैल्यू निकाल लो आप. 0 पर वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई. मैं अब 0 प्लस पे निकाल रहा हूं, तो 0 प्लस पर कैसे निकालूंगा मैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, ये सब मैंने निकाल लिया है. 0 प्लस ये आ गया x इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x. अब हम देख रहे हैं 0 प्लस पर ये तो 0 प्लस ही है. 0 प्लस का ये इंटीग्रल पार्ट क्या है, व्हाट दिस वैल्यू इज, तो ये नॉन जीरो को एग्जैक्ट 0 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, 0 आ गया. मैं कोई थ्योरम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है इसमें ना. ये 0 माइनस लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस, और अब की बार क्या आ गया, x इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x. और अगर x 0 माइनस है तो ये कितना है, एग्जैक्ट -1. ये कहां अप्रोच कर रहा है, 0 पर. एंड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0. अब मुझे इतना करने की जरूरत ही नहीं है. हम जानते हैं भाई ये फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, गारंटी है, क्योंकि x जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं उस x इज इक्वल टू a पर ये क्या बन रहा है, इंटीजर बन रहा है ना, तो गारंटी है ये डिसकंटिन्यूअस है. ये क्या है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस. तो एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस कब आ सकता है, जब जो फंक्शन कंटिन्यूअस है उसकी x बराबर a पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, हैंस 100% कंटिन्यूअस आएगा. आ भी रहा है देखो आप. तो ये थ्योरम का कमाल है, हमने बिना मेहनत किए आंसर निकाल लिए, क्योंकि वो थ्योरम पढ़ के समझ लिया हमने. अब हम चाहें तो इन तीनों को नहीं निकालें, तो बस ये देख लें भाई, एक दिख रहा है कंटिन्यूअस है, एक डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन जो कंटिन्यूअस है उसकी वैल्यू वहां 0 आ रही है, हैंस प्रोडक्ट फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा. ठीक है ना. लिखें नेक्स्ट, लिखें पॉइंट नंबर 4. अब तक हमने देखा था पहले वाले में दोनों कंटिन्यूअस थे, थर्ड वाले में जो है एक कंटिन्यूअस था एक डिसकंटिन्यूअस था, अब आ गए दोनों डिसकंटिन्यूअस है ना. पॉइंट नंबर शायद 4 पर आ गए अपन. इफ fx and gx both are, if fx and gx both are discontinuous, if fx and gx both are discontinuous at x is equal to a, if fx and gx both are discontinuous at x is equal to a, then at most one of the functions fx plus minus gx, then at most one of the functions fx plus minus gx may be continuous, may be continuous at x is equal to a. मतलब दोनों डिसकंटिन्यूअस है. हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, इनमें से अधिक एक फंक्शन कंटिन्यूअस आ सकता है. एटलीस्ट वन में बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं अधिक से अधिक का मतलब ये है कि या तो एक आएगा या एक भी नहीं आएगा. यानी अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं तो जैसे सम फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया तो गारंटी डिफरेंस फंक्शन नहीं आ सकता, लेकिन सम फंक्शन नहीं आया इट डजंट मीन कि माइनस वाला आएगा. दोनों भी डिसकंटिन्यूअस आ सकते हैं. अधिक से अधिक अगर कोई आने लगेगा इन दोनों फंक्शंस में से, दोनों का मतलब एक प्लस साइन से और एक माइनस साइन से, दोनों फंक्शन में से अधिक एक फंक्शन ही कंटिन्यूअस आ सकता है, दोनों कंटिन्यूअस नहीं आ सकते है ना. लेकिन जरूरी नहीं है दोनों आए, दोनों के दोनों भी डिसकंटिन्यूअस आ सकते हैं. अधिक से अधिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, एटमोस्ट वर्ड बोल रहे हैं ना. लेकिन आगे एंड fx into gx and fx upon gx may or may not be continuous. यहां भी कोई गारंटी नहीं है. मतलब वहां तो हमने बोला अधिक से अधिक एक आएगा भाई, आएगा तो ना, मतलब वहां भी गारंटी नहीं है आए नहीं आए, और यहां भी कोई गारंटी नहीं है, यहां भी आपको चेक करना पड़ेगा. हाँ हम ये नहीं बोल सकते लेकिन कि कभी कंटिन्यूअस नहीं आ सकता, इसलिए मैंने यहां बोला अधिक से अधिक आएगा. यहां भी मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहां भी हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं. आ सकता है भाई, आपको एफर्ट करके पता लगाना पड़ेगा कि आएगा नहीं आएगा. अब वो अपन देख सकते हैं कि भाई आ कैसे सकता है ना, वो अपन देख सकते हैं. ऐसा नहीं कि भाई दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं तो सम फंक्शन कभी आ नहीं सकता, आ सकता है, ऐसी बात नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया fx, इससे ये बताने से क्या माइंड में रहेगा, वो कभी कंफ्यूजन होगा तो दिक्कत नहीं आएगी, और ये माइंड में रहा तो फिर सवाल जल्दी कर पाएंगे. ज्यादा इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा अपने को, थ्योरम से फायदा बस मैंने मान लो ये मान लिया ना,
अब हमें ये भी डिसकंटिन्यूस है, ये भी डिसकंटिन्यूस है, तो मैं एक्स बराबर ए पर चेक कर रहा हूं। मान लो मैंने वैल्यू निकाली, ये एल आ गया और ये एम आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, तो राइट हैंड लिमिट मैंने इसकी मान ली एम आ गई, ये चलो ये भी एल आ गया और ये भी एम आ गया। अब मैं फाइव ऑफ ए माइनस निकाल रहा हूं। अब गारंटी ये एल नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये एल आ गया ना तो ये एफ क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। ये एम नहीं आ सकता, लेकिन इससे तो हो सकता है कि एम आ जाए और एल आ जाए। तीनों क्या आ गए, एल प्लस एम आ गए, और हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हम ये नहीं बोल रहे कि एम आ सकता है, आ तो सकता है, लेकिन इसके एम आने से ये एफ क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। इसके एल आने से ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। दोनों डिसकंटिन्यूअस हो गए, लेकिन जो सम फंक्शन था वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस। अब ये थोड़ी कि ये एम ही आया है, हो सकता है ये पी आ रहा हो और ये क्यों आ रहा हो सकता है वो नहीं भी है। लेकिन अगर मान लो ये सम फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया, अगर अब सम फंक्शन आ गया तो अब डिफरेंस फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आ सकता। सम फंक्शन अगर कंटिन्यूअस आ गया तो अब डिफरेंस फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आ सकता, क्योंकि अब मैं माइनस साइन लगाऊंगा ना, तो वो तो क्या बन रहा था, वो तो बन रहा था एल माइनस एम, और ये क्या बनेगा, एम माइनस एल। बराबर नहीं आएंगे, तो अधिक से अधिक जब आने लगेगा तो एक आएगा, है ना। लेकिन हो सकता है कि दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस भी आ जाए। दोनों भी डिसकंटिन्यूअस आ सकते हैं ना भाई, सम वाला भी नहीं आया, डिफरेंस वाला भी नहीं आया। समझ रहे बात, दोनों भी डिसकंटिन्यूअस आ सकते हैं, अधिक से अधिक एक आएगा अगर आने लगेगा तो। और ऐसे प्रोडक्ट है हमारे पास, मान लो मैं एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात कर रहा हूं, मान लो मैं फाइव एक्स इजिकल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात कर रहा हूं, दोनों डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी जो है इनका प्रोडक्ट फंक्शन कंटिन्यूअस आ सकता है। इससे पहले मैंने मान लो वैल्यू निकाली, तो वैल्यू में वही एल इंटू एम आ गया। फिर मैंने ए प्लस निकाला, तो ए प्लस के अंदर क्या आ गया, ये एल आ गया, वापस एम आ गया। और अगर मैं ए प्लस निकालूंगा तो ए प्लस पर ये एम आ जाए और वो एल आ जाए। एफ भी डिसकंटिन्यूअस और जी भी डिसकंटिन्यूअस, लेकिन जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो कंटिन्यूअस आ गया। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा, मतलब ऐसा हो रहा है कि ये पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता, ऐसा होने पर वो तीनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी और वो कंटिन्यूअस हो जाएगा ना। लेकिन हमें जिस फंक्शन दे रखा होगा वो हमें चेक करके देखना पड़ेगा कि ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। इसलिए वहां भी हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि भाई हमें चेक करके देखना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूअस आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ, एक सवाल, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ 5x इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ ln x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। अब पहले ये पता लगाओ आप कि x बराबर 1 पर क्या है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ये देखो आप, भाई हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में डाउट कहां होता है, पता है हमें बात कहां होता है, जब वो इंटीजर बन रहा हो। तो क्या x बराबर 1 पर अंदर वाला इंटीजर है, तो बस 0 पर 1 पर वो 0 आ रहा है, 1 प्लस पर वो 0 प्लस हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 1 माइनस पर वो 0 माइनस आएगा, माइनस 1 आ जाएगा। ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी क्या है, दोनों डिसकंटिन्यूअस है। अब ये इनका डिफरेंस फंक्शन है भाई, इनमें अगर एक कंटिन्यूअस होता एक डिसकंटिन्यूअस, तो गारंटी है कि सम और डिफरेंस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता। दोनों कंटिन्यूअस होते तो गारंटी है सम निकालो, चाहे डिफरेंस निकालो, चाहे प्रोडक्ट निकालो, चाहे क्वोशिएंट निकालो, वो कंटिन्यूअस ही आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं भाई ये भी डिसकंटिन्यूअस और ये भी डिसकंटिन्यूअस। जब दो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो तो उनका सम और डिफरेंस में से एटमोस्ट एक कंटिन्यूअस आ सकता है, एटमोस्ट एक आ सकता है। गारंटी नहीं आएगा, नहीं आएगा, एटमोस्ट एक आ सकता है ना। अब पता लगाना है कि ये डिफरेंस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हमें कोई थ्योरम की जरूरत नहीं है, अगर हम चाहें तो थ्योरम की जरूरत, थ्योरम का यूज करके बता रहा हूं मैं कि कहां हमारे लिए आसान रहेगा। वो हमें कैलकुलेट कम करना पड़ सकता है ना, अदरवाइज तो भाई सिंपल है। आप तो भाई ये फंक्शन दे दिया आपने, आपने लिमिट सिखाई दी, इतने दिन से लिमिट पढ़ा रहे हो, आपने ये बता दिया कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। मैं तो सिर्फ कुछ भी नहीं आएगा तो मैं तो ऐसे निकाल लूंगा, मैं तो फाइव ऑफ 1 निकाल लूंगा। एक्स बराबर 1 लिखा, ln 1 कितना हो गया, 0 हो गया, ln 1 0 हो गया, ये 0 आ गया ना। अब मैं 1 प्लस निकालूंगा, तो 1 प्लस कैसे निकालूंगा, 1 प्लस वाड़ी ln 1 प्लस 0 प्लस, 0 प्लस का इंटीग्रल पार्ट एग्जैक्ट 0, वाड़ी ln 1 प्लस 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब i प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 ही होता है ना। ये 0 आ गया वापस, एफ ऑफ 1 माइनस पर आ गया, 1 माइनस वाड़ी ln 1 माइनस 0 माइनस, 0 माइनस का इंटीग्रल पार्ट -1, 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब i माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट 1, ये माइनस तो है, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये थ्योरम का यूज ही नहीं करा सर मैंने, आपकी थ्योरम का यूज नहीं करा मैंने ना, मैं तो सिर्फ कंसेप्ट है पकड़ लिया और फटाफट लिमिट निकाल लेता हूँ और फटाफट आंसर दे देता हूँ मैं। तो ये हमने चेक कर लिया, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। अब अगर ये डिसकंटिन्यूअस है, ये डिफरेंस फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस आया, अब हम थ्योरम का यूज करके देखते हैं। हम जानते हैं ये भी डिसकंटिन्यूअस था, ये भी डिसकंटिन्यूअस,
डिफरेंस फंक्शन क्या आया? डिसकंटिन्यूस। क्या इसका मतलब है कि सम फंक्शन कंटिन्यूस आएगा? क्या जरूरी है? वो जरूरी नहीं, वो भी कंटिन्यूस आए। मेरी बात समझ में आ गई ना? वो भी डिसकंटिन्यूस आ सकता है। इसका मतलब नहीं कि माइनस वाला डिसकंटिन्यूस आ गया इट मीन प्लस वाला कंटिन्यूस आएगा, ऐसा नहीं है ना। वो भी डिसकंटिन्यूस आ सकता है। एट मोस्ट अधिक से अधिक कोई एक आने लगेगा तो वो कंटिन्यूस आएगा ना। अब मैं थ्योरम का यूज कैसे करूंगा? देखो आप, थ्योरम का यूज करने से ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे अगर अपन, तो दिक्कत नहीं आएगी। हमें ये चेक ही करना है ना। लेकिन मैंने सम वाले के बारे में सोचा कि अगर मैं सम फंक्शन निकालूंगा इनका तो वो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं? क्या उसके बारे में डायरेक्टली मैं कुछ कह सकता हूं क्या? तो ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस? ये क्या लिखा हुआ है? ये एल एन एक्स लिखा हुआ, और एल एन एक्स एक्स बराबर 1 पर क्या होता है? कंटिन्यूस। यानी ये कंटिन्यूस है, हैंस डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि अधिक से अधिक एक फंक्शन कंटिन्यूस आ सकता है। भाई इनका सम फंक्शन मैंने निकाला, और व्हाट इज दिस? व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स? किसी नंबर के इंटीग्रल पार्ट में उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट जोड़ दो तो वो नंबर आ जाएगा ना। तो ये एल एन एक्स लिखा हुआ है, और एल एन एक्स एक्स बराबर 1 पर क्या है? यानी ये कंटिन्यूस है। तो 100% फिर ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि हम जानते हैं इनमें से अधिक एक फंक्शन ही कंटिन्यूस आ सकता है। ये थ्योरम का यूज कर लिया हमने ना। ये तो बेसिक अप्रोच है, बेसिक बात है, और बेसिक बात लगा के हमने थ्योरम का यूज करने से ना हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली, ना राइट हैंड लिमिट निकाली, ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। ठीक है ना? ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लिया। लिखें एक सवाल और लिखें, examine the continuity of fx is equal to signum of x plus integral part of x at x बराबर 0 at x बराबर 0 at x बराबर 0। examine the continuity of this at x बराबर 0। दोनों डिसकंटिन्यूस हम जानते हैं, सिग्नम फंक्शन भी x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूस होता है, और जो इंटीग्रल पार्ट है वो भी x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूस होता है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, उनके सम और डिफरेंस में से अधिक एक फंक्शन कंटिन्यूस आ सकता है। अधिक से अधिक एक फंक्शन कंटिन्यूस आ सकता है। अधिक से अधिक का मतलब ऐसा हो सकता है कि दोनों ही डिसकंटिन्यूस आ जाए। ये पता लगाना है ये कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। हो गया? अब इसमें क्या है, इनको जोड़ने से या माइनस करने से कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं बना पा रहा मैं, कोई बात नहीं बना पा रहा तो मुझे चेक करना पड़ेगा। भाई यहाँ चेक कर लेता हूं मैं ना। तो अगर मैंने चेक करके देखा तो सिंस हमारे पास एफ ऑफ 0 निकाल लिया मैंने, 0 पर कितना आ गया है? 0 पर ये 0 आएगा, वो भी 0 आ जाएगा ना। 0 प्लस पे निकाला मैंने, एफ ऑफ 0 प्लस, व्हाट इज सिग्नम ऑफ 0 प्लस? 1। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 प्लस 0, तो ये 1 आ गया ना। अब मैं 0 माइनस पे निकालूंगा तो 0 माइनस पर ये कितना आएगा? -1। वो कितना आ जाएगा? -1, तो ये -2 आ जाएगा, डिसकंटिन्यूस। अब ये क्या आया? डिसकंटिन्यूस आया। अब डिफरेंस फंक्शन निकालूंगा तो मैं, मान लो ये डिसकंटिन्यूस आ गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ माइनस वाला कंटिन्यूस आएगा? वो भी डिसकंटिन्यूस आ सकता है, और शायद वो भी डिसकंटिन्यूस ही आ रहा है यहाँ भी, वो भी डिसकंटिन्यूस आ रहा है। मतलब दोनों एग्जाम्पल हो गए इसमें कि अधिक से अधिक एक आ सकता है, या दोनों भी डिसकंटिन्यूस आ सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ माइनस साइन लगाऊंगा तो यहाँ कितना रहेगा? माइनस साइन, उससे 0 ही रहेगा। यहाँ माइनस साइन लगाऊंगा उससे भी कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। और यहाँ लगाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, एंड द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो दोनों भी डिसकंटिन्यूस आ सकते हैं। आने लगेगा तो अधिक से अधिक एक आएगा। वो उसमें पहले वाले में बड़ा अच्छे से यूज कर लिया हमने, जिसे उनको जोड़ा, एल एन एक्स आ गया कंटिन्यूस, तो माइनस वाला फिर डिसकंटिन्यूस ही आएगा ना। लेकिन उनका सम और डिफरेंस दोनों भी डिसकंटिन्यूस आ सकते हैं, दोनों के दोनों भी डिसकंटिन्यूस आ सकते हैं ना। तो इस तरह से हम ये थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लिखें, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। दो तरह के इंटरवल पढ़ते हैं, वैसे 3 तरह के पढ़ते हैं। एक ओपन इंटरवल होता है, एक क्लोज होता है, एक सेमी ओपन होता है या सेमी क्लोज होता है। तो फर्स्ट लिखते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं इसमें ना, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल a, b. A function f x is said to be continuous in an open interval a, b. इंटरवल बहुत छोटा हो बहुत बड़ा हो, चाहे वो क्लोज हो चाहे ओपन हो,
इंटरवल के अंदर हमेशा नंबर ऑफ पॉइंट कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं. A function f(x) is said to be continuous in an open interval a comma b if it is continuous. If it is continuous at each and every point. If it is continuous at each and every point lying in a comma b. Lying n. इनके बाद ये लिख लिया मैंने ना, ओपन इंटरवल a comma b. A function f(x) is said to be continuous in this open interval a comma b if it is continuous at each and every point lying in this interval. जितने भी पॉइंट इसमें है उन सब पर अगर वो कंटिन्यूस होगा तभी हम बोल पाएंगे कि ये फंक्शन इस गिवन इंटरवल में कंटिन्यूस है. अब वो अलग बात है कि मैं इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है, मैं उन इनफाइनाइट पे कैसे चेक करूंगा, वो अलग बात है. वो मैं भी सब सिखा दूंगा आपको कैसे चेक करना है ना. लेकिन इसमें कंटिन्यूस हम तभी बोलेंगे जब इसमें लाई करने वाले, क्या इसमें ए लाई कर रहा है, क्या बी लाई कर रहा है, तो ए और बी में इंटरेस्टेड ही हम. वो सारे नंबर जो ऐसे बड़े हैं, जो बी से छोटे हैं और जो इसमें लाई कर रहे हैं, उन सब पर वो फंक्शन कंटिन्यूस है, तब मैं बोलूंगा कि f(x) इज कंटिन्यूस इन दिस ओपन इंटरवल a comma b. सेकंड पॉइंट पर आते हैं. A function f(x) is said to be continuous in closed interval a comma b. A function f(x) is said to be continuous in, मैंने बाउंड्री पॉइंट पर कंटिन्यूटी का मतलब बताया था आपको, याद है आपको? बाउंड्री पॉइंट में मैं बता रखा है कि बाउंड्री पॉइंट पर क्या करते हैं, एक तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं और एक अप्रोप्रिएट वन साइडेड लिमिट निकालते हैं, है ना. मैंने शुरू में बताया था, बेसिक डिफरेंस आपको समझाया था, वो ये बस अब यहाँ काम आ जाएगा हमारे. अब हम चाहते हैं फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस हो, तो इस इंटरवल में कितने पॉइंट बढ़ गए हमारे पास? 2 बढ़ गए, एक तो ए बढ़ गया और एक बी बढ़ गया. तो इस इंटरवल में कंटिन्यूस कब होगा? जब एक तो वो ए पर कंटिन्यूस हो, एक को बी पर कंटिन्यूस हो और ओपन इंटरवल में क्या हो? कंटिन्यूस हो. बताओ ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस कब होता है? हम जानते ही ना. अ फंक्शन f(x) is said to be continuous in this closed interval a comma b if के बाद लिखे नेक्स्ट लाइन से फर्स्ट पॉइंट, f(x) is continuous in open interval a comma b. f(x) is continuous in open interval a comma b. एंड सेकेंड, अब किस पे चेक करना है मुझे? एक ए पर चेक करना है, बी पर चेक करना है. ए पे क्या चेक करूंगा? फंक्शन की वैल्यू निकाल लूंगा. और कौन सी लिमिट निकालूंगा? राइट हैंड लिमिट निकालूंगा ना, क्योंकि वो ए के राइट में डिफाइन है. एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू फाइनाइट एग्जैक्टली नोन. फाइनाइट एग्जैक्टली नोन. ये लिखा रखा है मैंने पहले आपको ना. अब मैं बी पर चेक कर लूंगा, एंड बी पर चेक कर लूंगा ना. बी पर क्या करूंगा? फंक्शन की वैल्यू निकाल लूंगा. अब बी के आगे तो पता ही नहीं है मुझे, बी के लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी. एफ ऑफ बी माइनस, ये बराबर आना चाहिए ना, फाइनाइट आना चाहिए, किसी एग्जैक्टली नॉन वैल्यू के बराबर आना चाहिए. जब इंटरवल क्लोज होगा तो मैं बाउंड्री पॉइंट पे चेक कर लूंगा. बाउंड्री पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं हम जानते हैं. अब इसमें कभी इस तरह का इंटरवल आ जाए, कभी इस तरह का इंटरवल आ जाए, तो एक तो ओपन इंटरवल में चेक कर लूंगा और एक सिर्फ ए पर चेक कर लूंगा. बी पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना. या बी को अगर इंक्लूड कर लेंगे, ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ओपन इंटरवल में चेक कर लूंगा और बी पर चेक कर लूंगा. ए पर मैं चेक कर रहा हूँ राइट कंटिन्यूस, ए और ए के राइट में चेक कर रहा हूँ, और बी के लेफ्ट में चेक कर रहा हूँ. ये सब हमें निकालना आता है, ये सारी लिमिट हमें निकालनी आती है. सिर्फ लिख रहे हैं अपन, सवाल हमने सारे कर रखे हैं लगभग ना, लिमिट क्योंकि हमने पूरी निकाल रखी है ना. अब सवाल आता है कि चलो ठीक है, ये तो मुझे निकालना आ जाएगा, ये मैं कैसे चेक करूंगा? ओपन इंटरवल में कैसे चेक करूंगा? तो हम चेक करने के लिए पॉइंट ऑफ डाउट जनरेट करेंगे कि कोई भी फंक्शन हमारे सामने लिखा हुआ है तो उसकी कंटिन्यूटी में हमें डाउट कहां आ सकता है. तो डाउट कहां आएगा? अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ f(x) है तो x की वो वैल्यू जहां f(x) इंटीजर बन रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f(x) हो तो x की वो वैल्यू जहां f(x) इंटीजर बन रहा है, सिग्नम f(x) हो तो जहां f(x) 0 बन रहा है. बस वो पॉइंट ऑफ डाउट में लिखवा देता हूं आपको फटाफट फटाफट, ताकि आप चेक कर लेना आना और चेक करके निकाल लेंगे. लिखें, in order to examine the continuity of a given function, in order to examine the continuity of a given function in a given interval, in order to examine the continuity of a given function in a given interval, we should examine its continuity at following points. In order to examine the continuity of a given function in a given interval, we should examine its continuity at following points. At following points. First,
In case of integral part of fx and fractional part of fx, continuity should be examined. Continuity should be examined at those values of x, values of x, where fx becomes integer. ये जानते हैं ना, जब से हम ग्राफ बना रहे हैं, जब से बात बोल रहे हैं आपको ना. In case of integral part of fx and fractional part of fx, we should examine the continuity at those values of x where fx becomes integer. Where fx becomes integer. Where fx becomes integer. ये समझते हैं अपने ना. x की वैल्यू क्या आएगी इससे मतलब नहीं, x हाफ आ रहा है कि क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं. x की वो वैल्यू जहां fx क्या बन रहा हो, इंटीजर बन रहा हो, वहां इसकी कंटिन्यूटी मुझे कभी चेक करनी होगी, तो मुझे डाउट वहीं आएगा. बस जहां डाउट आएगा वहां मैं चेक कर लूंगा, और चेक करने के लिए लिमिट निकाल लूंगा, वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा. सेकंड, इन केस ऑफ सिग्नम ऑफ fx, इन केस ऑफ सिग्नम ऑफ fx, continuity should be examined at those values of x where fx is equal to 0. अब fx एक जगह 0 हो या x अधिक 0 का 0 हो, जहां भी वो 0 होगा वहां हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे ना. In case of signum of fx, continuity should be examined at those values of x where fx is equal to 0. ये दो चीजें कवर कर ली हमने. थर्ड, we should also examine the continuity at those values. We should also examine, ये तो दो बार ऐसा आया कभी सामने, ऐसा कभी सामने आया, तो लिखते जा रहे हैं अपन. We should also examine, थर्ड पॉइंट में लिख रहे हैं, we should also examine the continuity where the given function changes its definition. We should also examine the continuity at those points where the given function changes its definition. Changes its definition. जैसे कई बार लिखा होता है ना भाई, x अगर 0 से 1 के बीच में है तो फंक्शन ये है, x 1 से 2 के बीच में तो फंक्शन ये है ना. तो जिन जिन पॉइंट पर वो अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, उन पॉइंट्स पर भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए. मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मॉड x डिफाइन करते हैं ना भाई, x 0 से बड़ा है तो ऐसा है, तो 0 पर वो डेफिनेशन को चेंज कर रहा है, तो जहां वो डेफिनेशन को चेंज करेगा वहां हम कंटिन्यूटी जरूर चेक करेंगे, या हमें वो डाउट आएगा. मैं नहीं बोल रहा कि वहां डिसकंटिन्यूअस निकलेगा, मैं बोल रहा हूं वहां हमें चेक करना है, वहां चेक करके अपन कंफर्म करेंगे कि भाई कंटिन्यूअस आ रहा है या नहीं आ रहा ना. नेक्स्ट, we should also examine the continuity at those points where denominator becomes 0. कहीं अगर उसमें डिनोमिनेटर आ रहा हो, वो कहीं 0 बन रहा हो, वही मुझे चेक करना पड़ेगा. We should also examine the continuity at those values of x where denominator becomes 0. कहीं उस फंक्शन में डिनोमिनेटर आ रहा हो और वो 0 बन रहा हो, तो वहां भी मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो वहां नो डाउट वहां अनडिफाइंड होगा, तो मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा ना. फोर्थ पॉइंट लिखें, continuity at boundary point should be examined only when the boundary point is included in the interval. The continuity, हालांकि ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझदार हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. The continuity should be examined at the boundary points only when the boundary points are included in the interval. अब चाहे वो क्लोज इंटरवल हो, चाहे वो सेमी ओपन हो ना, उनको इंक्लूड कर रखा होगा तो अपन वहां कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अदरवाइज वहां चेक नहीं करेंगे अपन ना. मेरी बात समझ में आ गई? तो ओपन इंटरवल होगा तो कहीं भी बाउंड्री पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं. एक तरफ इंक्लूड कर रखा है तो जिसको इंक्लूड कर रखा है वहां चेक कर लेंगे ना. बस ये सारी चीजें नहीं है हमारे लिए, ये भी नई नहीं, इनमें से ये वाला पॉइंट नया नहीं है, शायद ये वाला भी नया नहीं है. डिनोमिनेटर वाला अंडरस्टूड था कि ऐसा है ना, और वो फंक्शन डेफिनेशन चेंज हो रही है, वो भी शायद अपन समझते हैं कि वहीं डाउट आएगा अपने को. बाकी तो अदरवाइज हमें सिर्फ लिमिट निकालनी है और लिमिट निकाल के चेक करते जाएंगे. लिखें, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ fx is equal to integral part of 2x plus fractional part of minus 2x, fractional part of minus 2x plus x in open interval 0,2, in open interval 0,2. इस पूरे इंटरवल में चेक करनी है अपने को कंटिन्यूटी. मैं बताऊंगा एक करके आपको कैसे करते हैं ना. तो इस तरह के फंक्शन की लिमिट निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं लिमिट निकालना, बस हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ डाउट लिखना नई बात है हमारे लिए. एक बार मैंने पॉइंट ऑफ डाउट लिख लिया कि मुझे यहाँ डाउट आएगा, बस उसके बाद तो मैं एक एक पॉइंट को लेता जाऊंगा और वहां चेक करता जाऊंगा.
या तो ये पूछे भाई एग्जामिन द कंटिन्यूटी दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1, तब तो कोई दिक्कत नहीं सवाल करने में आपको। हमसे कहा जाए ये फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है 1 पर, तो निकाल सकते हैं। 1 पर लिमिट निकाल लूंगा, 1 पर राइट हैंड लिमिट निकाल लूंगा, फंक्शन की वैल्यू निकाल लूंगा, पता लगा लूंगा तीनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। आप बराबर आ रहे होंगे तो बोल दूंगा कंटिन्यूस है। लेकिन वो पॉइंट देने की जगह इंटरवल में बात कर रहे हैं ना, मुझे इंटरवल में चेक करना है। क्या बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड कर रखे हैं हमने? नहीं कर रखे, तो हमें पॉइंट जनरेट करने पड़ेंगे जहां जहां हमें डाउट आएगा। तो हम देख रहे हैं भाई इससे मुझे कोई डाउट नहीं है, ये तो क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो हमेशा क्या होता है कंटिन्यू, इसमें कोई डाउट नहीं है मैंने। हमारे पास सिग्नम भी कहीं नहीं है, डिनोमिनेटर कहीं जीरो नजर नहीं आ रहा, फंक्शन की डेफिनेशन भी कोई चेंज होती नजर नहीं आ रही है हमें सिर्फ इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट नजर आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि इस इंटरवल में ऐसे पॉइंट एक्स की वो वैल्यू वेयर 2x बिकम्स इंटीजर, सिर्फ यही फोकस करना है। क्योंकि अगर 2x इंटीजर होगा तो -2x भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो बस हमें इस इंटरवल में से वो वैल्यू निकालनी है जहां 2x इंटीजर हो जाए। तो या तो हम सोचें, सोचने के पहले हमने ये देख लिया भाई 2x इंटीजर क्या क्या हो सकता है। तो अगर x इस इंटरवल में है तो पहले 2x की रेंज निकाल लो आप। भाई x हमारे पास कितना है, 2 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो 2x कितना हो गया, 4 से छोटा हो गया और 0 से बड़ा हो गया। अब 0 4 तो इंक्लूड है नहीं, तो 2x अगर हम चाहते हैं भाई इंटीजर हो तो 0 से 4 के बीच में क्या क्या हो सकता है, वो 1 हो सकता है। एक तो 2x 1 हो सकता है, या 2x क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, या 2x 3 हो सकता है। भाई हमें ये तो देखना है, x की वो वैल्यू देखनी है जब 2x बिकम्स इंटीजर, और x की जिस वैल्यू पर 2x इंटीजर बनेगा गारंटी है उस वैल्यू पर ही, केवल उस वैल्यू पर ही -2x क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2x इंटीजर नहीं हो और -2x क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है जब जब भी 2x इंटीजर बनेगा तब तक -2x अपने आप क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। हमने 2x की रेंज निकाल ली, लगा भाई 2x 0 से बड़ा है 4 से छोटा है। अब हम पता लगाना चाहते हैं 2x इंटीजर होना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है, वो 0 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और एक 3 हो सकता है। अब 2x 1 के बराबर कब होगा, x बराबर हाफ पर, 2 के बराबर कब होगा, 1 पर और एक 3/2। बस इन 3 पॉइंट पर डाउट है मैं, इस पूरे इंटरवल में इन 3 पॉइंट पर चेक कर लूंगा मैं, और अगर इन तीनों पर कंटिन्यूस आ गया तो बोल दूंगा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन दिस एंटायर इंटरवल। लगा यहां डिसकंटिन्यूस आ गया, बाकी दो जगह कंटिन्यूस आ गया, तो बोल दूंगा दिस इज कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल एक्सेप्ट x इक्वल टू हाफ बोल दूंगा। या तीनों पर डिसकंटिन्यूस आया तो बोल दूंगा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल एक्सेप्ट x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3/2। अब इन पर तो चेक करना मुझे आता ही है ना, इन पर तो हम चेक कर ही सकते हैं ना, ये तो सब लिमिट वाली बात है। तो अब सब आता है आपको निकालना, कुछ सवाल टाइम बर्बाद करना है अपना, एक आध निकाल के देख लेते हैं अपन चाहें तो। मान लो मैं x बराबर हाफ पर निकाल लेता हूं, हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू हाफ पर, एट x इक्वल टू हाफ। फंक्शन की वैल्यू निकालना आता है हमें, हो सकता है सवाल कराया भी मैंने आपको इस तरह का, किसी एक पॉइंट को देकर ये फंक्शन है इसकी इस पॉइंट पर चेक करो, हो सकता है ऐसा भी कराया हो मैंने कुछ। हाफ पर चेक कर रहे हैं, हाफ रख दो, हाफ पे कितना आ गया, 1 आ गया, 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 आ गया, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, और हाफ से कितना आ गया, 1/2 आ गया, 3/2 आ गया। ये तो वैल्यू रख दी ना बस हमने, वैल्यू रख के निकाल ली बस हमने। अब हम हाफ प्लस पर चेक कर रहे हैं ना, तो हाफ प्लस पे तो ऐसे चेक कर लो फटाफट, भाई x हाफ से बड़ा है तो 2x क्या है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े का इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। भाई मैं लिमिट यहां अलग लगा सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं ना उस पॉइंट पे डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आ सकता। हम तो हाफ प्लस पे निकाल रहे हैं ना भाई, इनफाइनाइट थोड़ी आएगा हमारे पास, इसको अलग कर दिया यहाँ, अलग कर दिया यहाँ, अलग कर दिया। तो हाफ प्लस पर क्या हो गया, 2x 1 से बड़ा हो गया, 2x अगर 1 से बड़ा तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब -2x निकालना है तो -2x निकाल लो, ये ऐसा आ गया। -2x -1 से छोटा है, -1 का मतलब i माइनस है वो, i माइनस है वो, मतलब -1 से छोटे का मतलब नहीं समझ में आ रहा, -1 माइनस यानी i माइनस हो गया वो, यानी अगर x हाफ से बड़ा है तो ये क्या बन रहा है, i माइनस, i से कम बन रहा है ना भाई, i माइनस, तो i माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट 1, तो ये 1 आ जाएगा ना। और हाफ तो हाफ है ही सही है ना, वो तो हाफ ही आएगा ना भाई, हाफ प्लस पे निकालो कि हाफ माइनस पे निकालो, वो तो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो तो। ये कितना आ गया 5/2, है द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। हालांकि नहीं निकाला तो चल जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं ना। अब x हाफ से छोटा है, तो अगर x हाफ से छोटा है तो साइन चेंज हो गया, दोबारा लिख लो चाहो तो, x हाफ से छोटा है तो 2x क्या आ गया, 1 से कम आ गया ना, तो 1 से कम होते ही इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया ना। अब -2x चाहिए मुझे, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो -1 से बड़ा हो गया, मतलब i प्लस हो गया, मतलब वो समझ रहे हैं, i प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट
जीरो आ गया, हाफ की जगह हाफ आ गया ना, हैज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू हाफ। बाकी दोनों पर आपको चेक करना है घर जाके, आंसर लिखा ना, मैं आंसर लिखा दूंगा नेक्स्ट टर्न पर। अब तो क्या लिमिट का सवाल हो गया, अब तो क्या करना है, वरना ये सब पढ़ ही रखा है पहले हमने ना, बस पॉइंट ऑफ डाउट नई चीज थी हमारे लिए, वो पढ़ ली हमने, और बाकी सब हमें आता है, धैर्य रखते हुए ऐसे भी समझा रखा है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आ रही, बड़ी आसानी से निकाल पा रहे हैं, कुछ पुट करने की भी जरूरत नहीं है, और बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है। तो 2 पॉइंट बचे, एक तो 1 और एक 3/2, जगह छोड़ दो आप और इन दोनों पर चेक करके लाना है अपने को। नेक्स्ट सवाल लिखें, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ fx is equal to integral part of x square upon x minus 1, integral part of 2x plus 3 by x and fractional part of x plus 1 by 3 minus 1। ये डेफिनेशन है हमारे पास when x is less than 1 greater than equal to 0। ये डेफिनेशन है x is less than 2 greater than equal to 1, और ये डेफिनेशन है x is less than equal to 2.5 and greater than equal to 2। Examine the continuity of fx in closed interval 0,2.5। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है अपने को ना इस इंटरवल के अंदर। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ डाउट लिखना है हमें ना, x प्लस 1/3, x प्लस 1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट है, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3, वो इंटीग्रल पार्ट है x प्लस 1/3, ये इंटीग्रल पार्ट है, वो भी इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, और हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है 0.0 से लेकर 2.5 में, क्लोज इंटरवल 0 से 2.5 में, ये हमें चेक करना है। तो पॉइंट ऑफ डाउट लिखने हैं अपने को ना, हम चाहे तो जैसे डेफिनेशन चेंज हो रही है तो पहले यहां पॉइंट, सबसे छोटा इंटरवल ये वाला है, इसमें पॉइंट ऑफ डाउट जनरेट कर सकते हैं ना, बाउंड्री पॉइंट भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बाउंड्री पॉइंट पे भी चेक करना पड़ेगा। तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं भाई, यहां इस इंटरवल में ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जब यहां दिक्कत आएगी, फिर कौन सा पॉइंट है, फिर कौन सा पॉइंट है जहां डेफिनेशन चेंज कर रही है, वहां तो चेंज चेक करना ही होता है अपने को ना, बाउंड्री पॉइंट पर चेक करना ही होता है ना। पहले पॉइंट ऑफ डाउट लिखने हैं आपको, चेक कहीं नहीं करना, लिखने हैं, लिखने के बाद अपन कंफर्म करेंगे कि भाई यही पॉइंट ऑफ डाउट है क्या हमने सही निकाले हैं क्या। और एक बार पॉइंट आने के बाद तो दिक्कत ही नहीं है ना भाई, पॉइंट आने के बाद तो लिमिट तो निकालना आता ही अपने को ना, उसमें टाइम बर्बाद थोड़ी करेंगे अपन। पॉइंट ऑफ डाउट सीखना है कि मुझे डाउट कहाँ आएगा, मुझे कंटिन्यूटी चेक कहाँ करनी है, उनको ऑलेस्ट नहीं निकालना है अपने को ना। निकाल ली। तो सबसे पहले आते हैं, एक तो 0 पे चेक करना, यहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से 1, फिर 1 से बड़ा, फिर 2 से बड़ा, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो एक तो 0 पे चेक करना ही है, कंफर्म है ना। अब हम देख रहे हैं 0 से 1 हमें x की वो वैल्यू भी निकालनी है वेयर दिस बिकम्स इंटीजर, दिस बिकम्स इंटीजर। तो पहले इसकी रेंज निकाल लो चाहो तो आप, भाई अगर x उस इंटरवल में है, अगर x 1 से छोटा है, 0 की बात तो कर ही नहीं रहा मैं, 0 तो मैंने अलग से चेक कर लिया, भाई चेक करना ही है ना। तो x प्लस 1/3 की रेंज क्या होगी, x प्लस 1/3 की रेंज 4/3 से लेकर 1/3 हो जाएगी। अब 1/3 से 4/3 में अगर ये इंटीजर होगा तो क्या होगा बताओ, 1 होगा। तो ये 1 कब होगा, ये देख लो बस आप, 1 कब होगा, 2/3 पर होगा। समझ में आ गया, 2/3। भाई इससे आसान पड़ रहा है मेरे साहब रेंज निकालने से, हमें सोचना नहीं पड़ रहा कि भाई ये 1 के बराबर कब हो रहा है, 2 के बराबर कब हो रहा है, 3 के बराबर, हमें रेंज मालूम पड़ गई कि अगर एक्स इस इंटरवल में है तो ये वैल्यू 1/3 से 4/3 के बीच में होगी। हम चाहते हैं भाई एक्स की किस वैल्यू पर इंटीजर बन रहा है, तो अगर ये 1/3 से 4/3 के बीच में है तो इसकी एक ही इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 1। तो x प्लस 1/3 1 कब होगा ये हमने कैलकुलेट कर लिया, एंड दैट इज 2/3। तो एक पॉइंट आ गया 2/3, और कोई डाउट नहीं है। और डाउट कहाँ है, 1 पर, क्योंकि 1 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, 1 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, चेंज हो रही है डेफिनेशन, 1 पर चेक करना ही पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि 1 से 2 के बीच, अब ये फिर इंटीग्रल पार्ट आ गया और एक डिनोमिनेटर आ गया, तो इस इंटरवल में डिनोमिनेटर तो कहीं 0 नहीं होगा, ये तो क्लियर है।
उसकी चिंता, अभी ये चिंता की बात है कि भाई ये कब होगा। तो उसमें देखते हैं भाई अगर एक्स सेंट्रल में है तो 2x क्या होगा, लेस देन 4 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो ये इंटीजर क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो 2 के बराबर कब होगा, जब x बराबर 1 होगा, 1 ले लिया हमने। 3 के बराबर कब होगा, जब x 3/2 होगा। तो 3/2 में मुझे डाउट है ना, 3/2 पर मैं चेक करूंगा। अब 2 पर डाउट क्यों है, क्योंकि 2 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। 2 पर डाउट इसलिए कि 2 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है ना। समझ में आ गया, 2 को कंसिडर करना ही है। अब यहां आ गए अपन, अगर एक्स सेंट्रल में है तो एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा, देखो आप, हमने एक्स स्क्वायर की रेंज निकालने में सिखा रखा है 11th क्लास में आपको। अगर एक्स सेंट्रल में दोनों पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर, देखो हम दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी स्क्वायरिंग करो कितना आएगा, 6.2। इसकी स्क्वायरिंग करने पर 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 6.25 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और अगर एक्स स्क्वायर इसके बीच में है तो ये इंटीरियर क्या क्या हो सकता है, ये तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। तो 4 कब होगा, 2 पर, 2 तो ले लिया हमने। -2 पर भी होगा लेकिन -2 तो आएगा नहीं ना इसमें। तो 4 हो, 5 कब होगा, √5, √5 आएगा सेंट्रल में। और 6 कब होगा, √6 पर। √6 की वैल्यू क्या होती है, क्या इस सेंट्रल में आएगा √6, आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और एक बाउंड्री पॉइंट आ गया लास्ट वाला, लास्ट वाला एक बाउंड्री पॉइंट 2.5। बस ये पॉइंट ऑफ डाउट है हमारे पास, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डाउट। इतना बड़ा सवाल आता नहीं है, इतना नहीं आएगा कि वो तो हो सकता है कुछ पूछ लें भाई कौन कौन से पॉइंट हैं स्पेसिफिकली आपसे, वरना इन सारे पे चेक करना है। वो तो पूछ सकते हैं भाई इस फंक्शन है, इसमें मान लो हो सकता है कुछ जगह कंटिन्यूस आ रहा हो, कुछ जगह डिसकंटिन्यूस आ रहा हो। फिर नंबर ऑफ पॉइंट बताओ जहां डिसकंटिन्यूस आ रहा है, या जिन पर डिसकंटिन्यूस आ रहा है उनके स्क्वायर का सम निकाल के बताओ। सवाल वो किसी भी पूछ सकते हैं, अगर हमें कंसेप्ट आता होगा तो वो किसी भी पूछें, हम हर तरह से सवाल का आंसर सही तरह से दे सकते हैं ना। तो ये इसकी चिंता नहीं है भाई इंटीजर टाइप में आएगा कि कॉम्प्रेशन कैसे भी आ जाए, अपने को सब्जेक्ट आना चाहिए ना। बट अब इन पर चेक करना है मुझे ना, तो इन पर चेक करने में हम इसको चेक कर सकते हैं 1 by 1। लिमिट हमने पढ़ी रखी है और हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जीरो से ना, जीरो पर चेक करना है, बाकी फिर आप चेक करके लाएंगे। अभी जीरो कैसा पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट। मुझे क्या करना है, एक तो वैल्यू निकालनी और एक राइट हैंड लिमिट निकालनी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स बराबर 0, एफ ऑफ 0 निकाला मैंने, कितना आ गया 0 + 1/3, 1/3, 1/3 का फ्रैक्शन पार्ट क्या आएगा, 1/3 आएगा। अब 0 प्लस निकालना है मुझे, 0 प्लस। तो देखो 0 प्लस पर वैल्यू क्या आएगा, 1/3 प्लस, 1/3 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 1/3 प्लस ही होगा। तो 1/3 -1 आ गया ना, है 0 पर क्या आ गया, कंटिन्यूस। और वैसे भी हमें देखो 0 पर बाउंड्री पॉइंट था ना, 0 पर मैंने वैल्यू निकाल ली और राइट हैंड लिमिट निकाल ली, दोनों बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट की मैंने जरूरत भी नहीं है, मैं निकाल भी नहीं सकता। और हमें बाउंड्री पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका पता होता है, वैल्यू निकाल ली और अप्रोप्रिएट वन साइडेड लिमिट निकाल ली, और वो क्या आ गया, बराबर आ गया। हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0। अब बाकी इन सब पर हम चेक करके ले आएंगे घर से ना, और लिख देंगे कि भाई कंटिन्यूस है, मैं बता दूंगा आपको बोल करके कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस, इन सब पर लिमिट निकाल सकते हैं आप, है ना। ठीक है ना, करके लाना है नेक्स्ट पर अपने को। एक ये डायग्राम बना के लाना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ln x अपॉन एक्स। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ln x अपॉन एक्स। ये डायग्राम बना के लाना है अपने को। डायग्राम बनाने से भी रेंज पूछे, चाहे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल पूछे, जो भी अपन पढ़ रहे हैं, कभी अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो हमारे काम आएगा फिर ना। ये करके लाने हैं हमें, सवाल लिखो आप जो करके लाने हैं आपको। शीट के अंदर एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ाया है सब हमने लगभग कर लिया होगा। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 का ये हमने कर रखा है क्या, D3 कर रखा है क्या पार्ट 1 में, D3 कर रखा है, D3 है ना, पार्ट 1 में D3 कर रखा है। तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3, पार्ट 3 नहीं पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 D6 करना है, D7 करना है ना।
एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 25। पीरियोडिक का सवाल है वैसे तो ये। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3। ट्वेंटी वन शायद ये किए नहीं हमने ना। 21 22 कर लिए क्या तीनों? नहीं करा शायद हमने ना। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 सेकंड करना है 21, और एक डीपीपी नंबर B2 करना है ना, B2 ये करके लाना है हमें ना।